हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सी सेट की एक सीरीज चला रहे हैं और इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम 2020 के दूसरे पार्ट की क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक 14 नंबर का क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम फिर से बता देते हैं। इसके अलावा किसी ने 2017 का जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया उसमें दो क्वेश्चनों को मुझे बताया, एक 10 नंबर क्वेश्चन और एक 15 नंबर क्वेश्चन। इन दोनों के जो आंसर मैंने बताए और जो यूपीएससी के आंसर की बताए वो अलग अलग थे। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन आपके बाद मैं चीज़ों का ध्यान रखूंगा और ऑफिशियली आंसर की से आपके इन क्वेश्चनों के जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ उसको चेक करूंगा एक बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और वैसे भी वो दोनों क्वेश्चन दोस्तों वो मैथ और रीजनिंग के नहीं थे, एक प्रकार से वो कॉम्प्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं दोस्तों, तो अब के बाद ऐसे ध्यान रखेंगे। पर आपने बताया, अब हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपनी चीज़ों का। बाकी आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, बस एक बार आप कमेंट कर दिया करो ताकि हमको पता चल जाए कोई चीज़ का, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से पहले पन्ने की संख्या 1 से आरंभ होते हैं या उन पर अंकित होता है, इस पुस्तिका के एक पन्ना को फाड़ दिया जाए तो बचे हुए पन्नों की जो अंकित पृष्ठ है उनका योग 195 है। तो फटे हुए पन्नों में निम्न में से कौन सी संख्या है। आखिरकार वो पन्ने जो फाड़े हैं ना उसमें कौन सी संख्या अंकित थी, ये पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होगा, ये होती ये होती है ये होता है दोस्तों कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यह आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो, मान लो एक से स्टार्ट हुआ वर्ड, वहाँ पे वो अंकित करना, पुस्तकों की जो संख्या है उनका पन्नों को अंकित करने एक से स्टार्ट हुआ होगा। मान लेते हैं हम ऐसे करके वो एन तक होगा, यही तो होता है। अब देखो यहाँ देख कितना रखा है, योग दे रखा है 195। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 195 प्लस के करेंगे। अब हम के क्यों कर रहे हैं, देखो एक चीज बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले के हम मानते हैं क्योंकि इसके बराबर में आ जाए कोई चीज़ है। जैसे मान ले आपकी कोई परीक्षा में पूर्णांक था, मतलब 3 विषय थे, 3 विषय में से आपने 2 विषय के अंकित कर दिए क्वेश्चन, मतलब नंबर जो आए थे। अब तीसरी विषय का आपने अंकित नहीं किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी विषय का जब आप उन जो नंबर आए हैं उनको ऐड करेंगे तभी तो पूरा टोटल आएगा। तो वही चीज़ है ये, इसलिए हम के रखते हैं। वैसे ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि के रखें हम, लेकिन के ऐसे रखते हैं इसके लिए, ठीक है। अब क्या है देखो, एन n+1/2 ये क्या होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। एक फॉर्मूला है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया इसमें, एक फॉर्मूला है उसके बेस पे किया है, n+1/2। अब देखो दोस्तों, 195 के और पास आना चाहिए कोई भी जो संख्या लो आप। मान लेते हैं एक प्रकार से हम 15 लेते हैं, तो 15 × 16/2 हमने जब ये काटा तो ये हो गया 120। अभी तो 120 पेज हुए, अनुमान लगा रहे हैं हम, कोई बेसिक नहीं है भाई, मैंने वैसे ले लिया। मैं बता रहा हूँ कि एक प्रकार से हम 15 ले लेते हैं, लेकिन 15 तो 120 में और 195 तो बहुत अंतर हो जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं, हम थोड़ी संख्या बड़ी लेते हैं, मान लेते हैं हम 20 लेते हैं। 20 × 21/2, इससे ये कटा ये 10, ये हो गया 210। तो कहने का मतलब ये है कि 195 का जो योग है ये 210 के तो करीब है, ये चीज़ तो आप पता चल गया। तो 210 बराबर 195 प्लस के, तो के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर से घटेगा तो 15। तो कहने का मतलब ये है, जो पन्ने फटे हुए ना, जो हमने फाड़े हैं, जो उस पुस्तक में से फटे हुए पन्नों के जो अंकित थे ना, अंकित जो भी नंबर अंकित थे उनका योग है ना 15 आ गया। अब 15 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक इनमें ऑप्शन देखो 15 योग किसका आ रहा है, इसका 19 आ रहा है, इसका देखते हैं तो इसका आ रहा है दोस्तों 23 आ रहा है, इसका देखते हैं तो 11 आ रहा है, लेकिन इसका देखते हैं हम जब 7 और 8 जोड़ते हैं तो ये आता है 15। इसका आंसर आ गया बी। तो दोस्तों ये चीज़ है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये आपको तो पता होगा कि आंसर का, लेकिन हम नहीं। अगर मान लो मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन आप जब भी अंकित करेंगे, मान लें अगली संख्या हम कर लेते हैं 21 कर लेते हैं, 21 × 22/2, 2 से कटा 11, 11 इनसे गुना करेंगे हम, 21 × 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 1 23, 231। अब आप देखो यहाँ पे 231 195 तो अंतर बहुत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कोई अलग से नहीं लिया,
उसके और पास संख्या लो ताकि उसका आंसर निकल जाए। तो वो संख्या है ना दोस्तों, वो 2 पन्ने थे, 7 नंबर का पन्ना और 8 नंबर के जो पृष्ठ थे उनकी संख्या 7 और 8 थी। तो इस प्रकार इसका आंसर आया। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो आपने कहीं बेसिक चीज पढ़ी होंगी तभी आती है समझ में, और ऐसे नहीं है ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप पे भी आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जिस किसी ने पूछा था। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पूछ सकते। हाँ, लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे चीज़ों का, और एक बार में समझ में आ जाए वैसे तो। अब आगे बढ़ते हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 47 से स्टार्ट करते हैं। उस तक तो हमने करा लेते इससे पहले के जो क्वेश्चन थे। आज हम 47 से स्टार्ट करेंगे। तो 47 क्वेश्चन ये रहा। अब देखो 47 क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको देखो आप। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्नलिखित छूट देगा। छूट दे रहा है भाई 10% की, 20% की, क्रमिक छूट दे रहा है। तदुपरांत 10% सेवा कर लगा रहा है। अब देखो आपने क्रमागत पट्टा सुना होगा कहीं ना कहीं, ऐसे बोलते हैं क्रमागत पट्टा। अब देखो इसको देखते हैं। तो अब देखो आप, जैसे मैं इसके लिए अलग से स्लाइड खोल लेता हूँ ताकि चीज़ आपको समझ में आ जाए। और ये बेसिक चीज़ है, ये कोई अलग से नहीं बता रहा मैं, ये बेसिक चीज़ है। जब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो पक्का ये क्रमागत वाला जो बट्टा है ना, ये तो पढ़ा ही होगा। ये तो मैं आशा करता हूँ आपसे, और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो पढ़नी भी चाहिए दोस्तों। अब देखो बोला है 10% दे रहा है पहले छूट, फिर 20% दे रहा है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, ठीक है। अब 10% वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 10% उसने छूट दे दी, तो अब कस वो वस्तु कितने की होगी, 90 की। अब क्या हो रहा है, आगे वो 20% की छूट दे रहा है। यहां तो हमने 10% की दी थी, आगे वो क्या कर रहा है दोस्तों, आगे वो 20% की छूट दे रहा है। तो 20% का क्या देख लो आप, 90 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 आएगा ना। अब देखो 18 आएगा, तो अब 18 इसमें से घटा दो 90 में से। 90 में से 18 घटाए हमने 20% छूट देने के बाद, 18 घटाया तो कितना हो गया, 72। अभी 72 आ गया। या आप समझ में आ गया, पहले 10% की छूट दी, 90 हो गया, 90 का 20% निकाला तो 72 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है 10% वह सेवा कर लगाता है। अब इसका 10% कितना होगा, ये 10% क्या सेवा कर लगा रहा है, इसका 10% होता है 7.2। कैसे आया देखो, ये दिया हमने 72 इंटू 10/100, ये कट गया 10 से ये कट गया 7.2। इस प्रकार ये 7.2 आया। अब कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा यहाँ पे। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेवा कर दे रहा है, वो छूट दे रहा था या कर दे रहा है, तो ये जुड़ेगा। तो 72 प्लस 7.2 जोड़ेंगे तो आएगा 79.2। अब देखो इसका पहली वाली सिचुएशन के हिसाब से तो ये आ गया क्वेश्चन का। अगला सिचुएशन देखते हैं, दूसरी वाली सिचुएशन देखते हैं। उसमें पहले 20% का दे रहे हैं, फिर 10% का दे रहे हैं, और 10% का ही फिर सेवा कर दे रहे हैं। तो चाहे 20% का यहाँ पे 10, देखो एक चीज देखो आप आराम से देखो, एक चीज देखा भाई, चाहे हमको यहाँ 10% दे चाहे यहाँ 20% दे, लेकिन दोनों सेम ही है। यहाँ पे क्या कर दिया, 20% पहले दे दिया, 10% पीछे दे दिया, उसके बाद 10% क्या दे दिया, वो दे दिया क्या बोलते हैं, उसके बाद 10% क्या सेवा कर दे दिया। तो वही बात हो गई। यहाँ देखते थे हम भाई 100 रुपये की चीज थी, 20% छूट दी, ये वाला मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 20% छूट दी, ठीक है। अब मैं डालता हूँ यहाँ से 20% छूट दी, तो ये हो गया 80 की, फिर 10% और छूट दी तो ये कितना हो गया, 72। क्यों वो बेहतर, देखो 80 का हम 10% निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 आएगा मतलब 80 का 8 चल जाएगा तो कितना, 72। 72 में फिर 10% क्या कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सेवा कर देंगे, तो वही 7.2। तो कहने का मतलब है 72 प्लस 7.2 वो कितना हो जाएगा, 79.2। तो वही बात हो गई, क्रमागत बट्टे में चाहे पहले दो चाहे बाद में दो, अगर संख्या सेम है तो वो उतना ही आएगा। तो इसका क्या है, बी ऑप्शन भी है, सेम है। और इसमें क्या है, बाद में ये क्या कर दिया, फिर ये जोड़ दिया, पहले यहाँ सेवा कर दे दिया, उसके बाद क्रमागत बट्टा दे दिया, तो ये भी सेम है। तो कहने का मतलब है भाई, अब पूछ रहा क्या है कि ग्राहक के लिए कौन सा जो विकल्प है सही रहेगा, कौन सी जो चॉइस है इन तीनों में से सही रहेगी। तो भाई अगर हम पहली चीज से करते हैं, फर्स्ट जो पोजीशन दे रखी है, दूसरी दे रखी है और थर्ड दे रखी है, समान है, चाहे बट्टे को हम आगे लगाए चाहे पीछे लगाए वो समान है। तो ग्राहक को ना, पहली इसमें ऑप्शन दे रखा है कि एक ग्राहक को केवल एक अच्छा ऑप्शन होगा, तो गलत बात है भाई। इसमें भी 79.2 है, अगली वाली में 79.2 आएगा, और जो तीसरी सिचुएशन है उसमें भी इतना ही आएगा दोस्तों, ये भी इतना ही आएगा, तो ये बात गलत। ग्राहक के लिए दूसरा, ये भी गलत,
ग्राहक के लिए तीसरा नहीं, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे होंगे। तो ये बात सही है दोस्तों, तो इसका आंसर है आ गया ये। अब हम स्लाइड को हटा लेते हैं। अब जो मैंने आपको बताया है बट्टे वाला, ये तो बेसिक है दोस्तों। अभी बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, ये तो मैं आशा करता हूँ। और ऐसी चीज़ों का देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन आप पे समझ में नहीं आ रहा ना वहाँ पे, तो छोड़ने में फ़ायदा है, क्योंकि इतना टाइम ले देगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप गलत करेंगे उस क्वेश्चन को। और आपको वैसे भी 27 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको मैथ वाला पोर्शन आप पढ़ के गए तो मैथ वाले ही पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। वहाँ जाके थोड़ा प्रॉब्लम आता है। वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, हम बड़ा क्वेश्चन देके घबरा भी जाते हैं और वो गलती हो जाती है। रीज़न क्या होता है, प्रेशर होता है। वहाँ अगर हम 2 करेंगे तो 4 नहीं 6 आते हैं। रीज़न क्या है, प्रेशर होता है। इसलिए आप दवा की प्रैक्टिस यहीं कर लो, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। इसलिए बता रहा हूँ मैं चीज़ों को। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछो, फिर से बताएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई आपको नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 48 क्वेश्चन क्या करा है, ए से जेड तक वर्ण वर्ण 1 से 26 तक क्रमागत किए गए हैं। जी एच आई का मतलब है, देखो जी एच आई इसका मतलब दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। जी एच आई इसका मतलब दे रखा है यहाँ पे 1578, मतलब ये दे रखा है। इसका मतलब ये। तो अगला क्या दे रखा है, डी ई एफ इसका मतलब दे रखा है, ये दे रखा है 912। और हमसे पूछा ए बी सी का मान क्या हुआ। अब देखो आप, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। देखो आप इनकी संख्या निकालो, इसका अंक कितने नंबर पे है, तो ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। इसी प्रकार ये 4 पे, ये 5 पे, 6 पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये दे रखा है ना नीचे, ये इसका 2 गुना है, ये भी इसका 2 गुना है। तो इसका भी क्या होगा देख लो, 1 2 3 इसका नंबर है, इसका 2 गुना कर दो तो 2 4 और 6, 246 इसका आंसर आ जाएगा डी। अब देख लो, अब इसमें लॉजिक लग गया था, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो दोस्तों, क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगता तो आप फंसे रह जाते और क्वेश्चन हल भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को पक्का कर लीजिए और तभी जाके आपको क्या है कि क्वेश्चन को हल कर पाएंगे वहां। तो इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी क्वेश्चन वो हल कर पाएंगे। तो इसका आंसर आ गया सीधा, दुगुना है इसका मतलब ये। पहले संख्या लिखी कि भाई उसके कौन कौन से, जैसे ए 1 पर आ रहा है, बी 2 पे आ रहा है, सी 3 पर आ रहा है। इसी प्रकार इसमें हमने देखा मेथड, और वहां पर ऐसे क्वेश्चन में मेथड बैठ जाता था तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाता है, वरना क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपसे हो रहा है तो आप तुरंत कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ये बेसिक क्वेश्चन थे, ये तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट डिकोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो इसे, मतलब एक प्रकार से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी देखो, यही वही आ रहा है, एल्फा एल्फा मतलब अल्फाबेट से आ रहा है क्वेश्चन, मतलब सीरीज है एक प्रकार की। अब देखो इसमें, देखो आप, इसमें दे रखा है ए सी पी क्यू, अगला दे रखा है बी ई एस यू, अगला दे रखा है एम एन जी आई। तो अगला क्या आएगा, तो देखो दोस्तों, इसे मैं यही बता देता हूँ, ए सी पी क्यू ये दे रखा है, और इसके नीचे दे रखा है बी ई एस यू। अब देखो इसमें वही चीज़ है भाई, ये 1 पर है, ये 3 पर है, ये कितने पर 16 पे है, ये कितने पे 17 पे। इसी प्रकार इसमें देखो, ये 2 पे है, ये 5 पे, ये 19 पे, 21 से। ये आपको चीज़ ध्यान होनी चाहिए भाई, कौन सा अंक कितने पे, मतलब कौन सी जो अल्फाबेट जो है भाई, जैसे ए कितने पे, सी कितने पे, ये ध्यान होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ है दोस्तों। अगला देखते हैं एम एन जी आई। तो देखो एम का मतलब क्या है, देखो एम 13 पे है, एन का 14 पे है, जी 7 पे है, और ये 9 पे है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो अगला देखते हैं तो क्या आता है, देखो अगला क्या आएगा। अब देखो यहाँ देखो, हम अगर ए के बाद बी आ रहा है तो +1 हो रहा है, सी के बाद 5 आ रहा है, मतलब ई आ रहा है तो 5, ये 2 हो रहा है, प्लस ये 3 हो रहा है। अगला कितना हो जाएगा, 4 होगा। कहने का मतलब +1 +2 +3 और +4, ये सीरीज चल रही है। अब दोस्तों उसी प्रकार देखो, एम के बाद एम 13 पे है तो +1 करो, एम के बाद क्या आता है, एन 14 पे आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एन के बाद +2 करो, एन के बाद 2 करते हैं तो एन आता है 14 पे, तो 16 पे क्या आएगा, पी आएगा। उसी प्रकार जी के बाद 3 पर करो तो 3 पर जे आता है, मतलब 10 पे। उसी प्रकार आई 9 पे, 9 को 4 मतलब 4 जोड़ो तो एम आएगा, 12 पे एम ही आएगा, मतलब क्या बोलते 13 पर एम ही आ रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, एन पी जे एम। तो इसका आंसर डी हो गया। अब ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको अल्फाबेट सीरीज में, मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जो
जो दे रखा है जैसे एन का दे रखा है तो उसका स्थान ध्यान होना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो उसमें लॉजिक लग गया भाई, +1 +2 +3 जुड़ा हुआ है इसमें, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। अभी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, वही चीज़ है। अब ये समझ नहीं आया तो फिर तो बात गड़बड़ है, फिर तो मामला, कहने का मतलब ये। तो ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं अब अगला बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया है, ऐसा ही कैसा सेम सेम मेथड है इसका, कोई अलग से नहीं है। वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी है। अब दे रखा है हमको 1/2 -6। अब क्या है, हम ऐसी घात देके घबरा जाते हैं। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, घातांक करने का एक नियम होता है कि जो भाग में होता है, अगर हम उसे ऊपर लाते हैं तो वो जो घात होती है वो प्लस में हो जाती है। अब हम इसे ऐसे कर सकते हैं ना भाई, 2/1 कर सकते हैं ना, वो तो एक ही बात होगी ना। तो ये हमने ऊपर लाए। अब क्या है दोस्तों, ये जो ऊपर का ये है ना, ये 6 घात ने माइनस की जगह प्लस हो जाएगी। अब ये एक का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 6। और 2 की घात 6 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, पहली बात तो। दूसरी देखते हैं, 1/4 माइनस है इसकी घात 4, सॉरी माइनस इसकी 3, घात में -3 है, तो इसका मतलब 4 को ऊपर ले आएंगे, 1 को नीचे, वही ये प्लस की हो जाएगी घात, तो ये भी 64 होता है। 4 की घात 3 का मतलब। अगला देखते दोस्तों, 1 की घात 1/3 -4, वही ऊपर आ जाएगा, तो 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 81 होता है। अगला देखते हैं, 1 की घात 6 -2, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके घात है ना प्लस में हो जाती है, तो ये 36 हो गया। और हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें देख लो आप, 1/3 है ना, इसकी घात 4 है माइनस वाली, ये सबसे बड़ी है, तो इसका आंसर आ गया सी। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने एक सब कुआ है ना, 1/2 -घात 6 थी, हमने क्या किया, इसको पलट दिया संख्या को, तो 2/1 आ गया। अब जब पलटते हैं तो नीचे की जो जो ऊपर की जो घात थी, ये माइनस की जगह प्लस हो जाती है भाग में, और गुणा में जुड़ जाती है। तो ये चीज बता रहा हूं मैं आपको बार बार। तो यही है यहाँ पे बस। और 2 के बाद 1, एक का कोई महत्व ही नहीं है। 2 की घात मतलब 6 है यहाँ पे, तो 2 की घात 6 64 होती है। उसी प्रकार अगला किया तो ये 64 होती है। इसी प्रकार 3 वाला किया तो 81 होती है। 6 वाला किया तो 36 होती है। और हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, तो इसका आंसर आ गया सी, 1/3 की घात -4, तो इसका आंसर आ गया सी। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब घातांक करने का एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इतना तो आना चाहिए, इतना तो, ये थोड़ी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अधिकतम x का मान क्या होगा जिससे 3.5 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर, तो x के गुणक क्या होंगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ये 3 सही 1/2 लिख रहा है, इसको हम उसमें लिखते हैं भिन्न में, तो ये हो जाएगा 4/3 मीटर। अगली क्या हो जाएगी, इसको करेंगे तो 832 होती है, 35/4 मीटर। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको भिन्न का में से निकालना हो, ये क्योंकि में से पूछ रहा है यहाँ पे, मैं तो समाप्त, तो भिन्न का में से बराबर होता है, एक फॉर्मूला है, ये मैंने कुछ नहीं किया इसमें, अंशों का में से अपॉन हरों का लेस है। अभी HCF और LCM वाली जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो उसमें ये दे रखा है। अब देखो, अंशों का देखो 7, और ये में और एस का मतलब यहाँ पे और है, ये 35 है। अगला क्या दे रखा है, हरों का, तो हर में देखो आप, दोनों में क्या है, 4, 4 और 4, दोनों में 4 4 है। सॉरी, ये 2 है यहाँ पे, ये ना, ये 2 है यहाँ पे, ये 4 नहीं है। 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 है, सॉरी, ये 2 है, ठीक है। अब देखो, इसका हम अंशों का में से निकालेंगे तो ये आएगा 7, और इसका निकालेंगे तो ये आएगा 4। और 7/4 का मतलब क्या होता है, 7/4 का मतलब होता है दोस्तों, 7/4 का मतलब होता है 1 सही 3/4 मीटर। और यही तो आंसर है यहाँ पे, अधिकतम पूछा ना हमसे, गुण मतलब इसकी लंबाई क्या हुई, यही तो आंसर है, डी आंसर है इसका। अब ये चीज़ें क्या है, अब ये आपने HCF और LCM वाली जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तब चीज़ समझ में आती है। LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, यहाँ नहीं बता सकते इतनी चीज़ों को हम। यहाँ तो बता सकते हैं भाई ये कॉन्सेप्ट है इसका, और ये ऐसे आया क्वेश्चन का आंसर, तो इस प्रकार इसका डी आंसर आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट तो पढ़े होते हैं सबने ज़्यादातर चीज़ें। अब यार यहाँ तो बता नहीं सकते हैं सबको हम भाई, ये कॉन्सेप्ट तो अब तो क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करा सकते हैं, उनका मेथड बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये दे रखी है वर्ष और ये जन्म दर दे रखा है, मृत्यु दर दे रखा है। हमसे पूछा है किस समय अवधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। अब दोस्तों, जन्म दर मतलब क्या बोलते हैं, विकास दर कब होती है, देखिए जब जन्म ज्यादा होते हैं और मृत्यु कम होती है। अब ये दे रखा है 1911 से 1921 में पहली दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखो अंतर, यहाँ पे अंतर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अंतर ज्यादा का नहीं है, यहाँ मृत्यु भी खूब जम के हो रही है, तो ये ज्यादा का नहीं है। अगला देखते हैं 1941 से और 51 के बीच में देखते हैं, इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ मृत्यु भी खूब हो रही है। अगला देखते हैं 1961 से 71 के बीच में, इसमें देखते हैं इसमें अंतर है। लेकिन जब ये देखते हैं हम 1971 से 81 के बीच में, तो इसमें सबसे ज्यादा अंतर है दोस्तों। मृत्यु मतलब कम हुई है, यहाँ पे देखो 37.1 में 14.8 घटाने पर देखो ये हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा पॉइंट। इधर देखते हैं 6, 2, 2, 22.3 का अंतर है। सबसे ज्यादा अंतर कहने का मतलब यहाँ पे मृत्यु कम हो रही है और जन्म ज्यादा हो रहे हैं, तो यही आंसर इसका डी। जहां पर मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज्यादा हो रहे हैं, तो वहीं तो प्राकृतिक विकास है। हमने इन सबका अंतर निकाला, सबसे ज्यादा अंतर जो निकला है 71 और 81 के बीच वाला दशक में निकला है, तो इस प्रकार इसका डी आंसर है। ये चीजें तो अब देखो प्राकृतिक विकास दर क्या होती है। अब भाई सबसे ज्यादा जन्म होंगे, मृत्यु कम होंगी, तभी तो होगी प्राकृतिक विकास दर, तो वही है, इसका आंसर डी है। अब बेसिक चीजें होती है थोड़ा बहुत समझने की, अब ये तो आपको आनी चाहिए दोस्तों। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्ती दशमलव निरूपण ये दे रखा है 1.27। अब देखो दोस्तों, अगर हमको भिन्न मतलब ऐसे दशमलव की कोई पॉइंट के बाद बारंबार आ रहा है, मतलब उसके ऊपर बार आ रहा है, तो उसका मतलब होता है रिपीटेशन। अब देखो 127, अब जिस पर ये बार आ रहा है 2 अंकों पर आ रहा है, तो उसने तो 9 लगा देते हैं नीचे, और जो पॉइंट इसके पहले जो संख्या आ रही है उसको घटा देते हैं इसमें। जैसे हमने घटाया तो 126/99, इसको हमने 3 से काटा, यह आ गया दोस्तों 42/33, फिर 3 से काटा, यह आ गया 14/11, तो इसका आंसर आ गया बी। अब देखो दोस्तों, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, अब ये वाला है ना दशमलव वाला, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे भाई ये 9 कहाँ से आ गया, अरे भाई अगर जो बार 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 आ रहा है उसको तो हम ऊपर बार लगा देते हैं, और जितने पर बार आ रहा है उसको नीचे 9 लगा देते हैं, और जितने पर बार नहीं आया पहले से, उससे पहले कोई संख्या है तो उसको घटा देते हैं। तो वही तो किया हमने, डबल 9 लगा दिया। 127 था, इसको एक माइनस कर दे क्योंकि इस पर बार नहीं है, तो ये आ गया 126/99, फिर एक काटा हमने तो ये लास्ट में आया 14/11, तो इसका आंसर आ गया बी। अब ये बेसिक चीजें ये तो आपने पढ़ी होंगी दोस्तों। अब ये यहाँ पे नहीं बता सकते इतना, बस ये बता सकते हैं भाई ये कॉन्सेप्ट था इसका, और इस वजह से इसका आंसर ये आया। ये चीज है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये पहली बार नहीं है, हर बार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित होगी और शेषफल 2 आए। एक चीज बताऊँ आपको, हम क्या करते हैं 3, 4, 5 और 6 इनका क्या लेते हैं एलसीएम, 60 आएगा। अब क्या करा, फिर भी 2 बचता है तो हम 2 जोड़ देते हैं, तो ये मतलब 62 होना चाहिए। कहने का मतलब यही तो हो गया बात, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमसे बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी। अब एक बात बताओ, 60 में 3 अंकों की कौन सी संख्या आ रही है जिसमें 60 का भाग जा रहा है, तो 9 से आ रही है, अगली 960 आ रही है, अगली कौन सी आएगी दोस्तों 1020। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है दोस्तों कि 4 अंकों की होनी चाहिए, 1020 आया, ठीक है। अब 1020 आया, इसमें 60 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 60 का भाग जा रहा है और हमसे यहाँ बोला है कि 2 शेष और आना चाहिए, तो अगले क्या जोड़ेंगे हम, 2 और जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1022। तो वह संख्या है ना जिसमें 3 का, 4 का, 5 का, 6 का भाग देने पर 6 2 बचता है, तो वह संख्या दोस्तों 1022, तो इसका आंसर आएगा बी। अब अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। अगर देखो सीधी सी बात है, 3 अंक की संख्या होती है सबसे बड़ी, कौन सी होती है 999, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000, और हमसे बोला यही है कि 4 अंक की छोटी सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अरे भाई अगर 60 में भाग देते हैं हम किसका
60 में हम भाग देते हैं जिसमें पूरा पूरा भाग जाए, 4 अंक की संख्या होनी चाहिए वो, तो 1020 है वो संख्या। अब वो कैसे आया? हम क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट कर देते हैं कि 9 से, 900 में 60 का भाग जाता है, 960 में 60 का भाग जाता है, अगला जब 60 जोड़ेंगे तो 1020 आता है। और इस ऑप्शन में भी वही चीज दे रखो आप, ऑप्शन में देखो भाई और पास कौन सी चीज आ रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन में हम देखा कि भाई 1020 यही आ रही है सब। अब हमने जब देखा तो 1020 आया। अब बोला है कि भाई इतने पर भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो कहने का मतलब 1020 आ गई, ठीक है, प्लस 2 किया हमने तो 1022। तो वो संख्या है जिसमें 3 4 5 6 का भाग देने पर दो दो बच रहा है, तो वो संख्या दोस्तों 4 अंक की संख्या 1022, तो उसका आंसर आ गया बी। अब ये चीज क्या है, ये कब आएंगी? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगी ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएंगे। तो इसका आंसर बी हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रखा होता है। अब भाई विभाजकता का नियम, ये चीज तो यार बेसिक है नंबर सिस्टम का, और ऐसे क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। इनमें कोई इसमें ढील नहीं दे सकते दोस्तों, ये तो ढील देने की चीज ही नहीं है, इनको तो बार बार रिविजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष है, 30% महिला है, विवाहित है। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं करता, और कोई भी स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती, और कोई भी वहां पे विदुर विधवा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, या मेल फीमेल ही बात होगी, ठीक है। अब देखो ये 40% है मेल, ये फीमेल 30% है, ठीक है। एक चीज तो बता दिया आपको, ये चीज तो बता दे रखी आप। अब यहाँ में क्या बोला है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि दोनों बराबर है। मतलब एक बंदा एक ही लेडी से शादी कर रहा है, और एक लेडीज एक ही लड़के से शादी कर रही है, पुरुष से शादी कर रही है। यहाँ ऐसे नहीं कि भाई एक की ज्यादा पत्नियां है ना, एक की ज्यादा पति है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बराबर है। तो कहने का मतलब भाई 40 मेल 40% मेल बराबर 30% फीमेल, यही तो हो गया, बराबर होगा ना। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया। तो मेल और फीमेल का अनुपात क्या आ गया, 3/4। अब देखो ये चीज होती है कि ये इसका अनुपात होता है, और ये वाला है ना, ये वाला इसका अनुपात होता है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। तो ये तो अनुपात में आपने पढ़ा ही होगा। तो कहने का मतलब है 3 तो महिलाएं और 4, सॉरी 3 पुरुष हैं 4 महिलाएं, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। और हमसे बोला दोनों बराबर है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ एक काम करते हैं, हम इनको यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, हम इनको मान लेते हैं भाई, यहाँ मान लेते हैं 300, यहाँ मान लेते हैं 400। अब मैंने क्यों माना है देखो, कहने का मतलब है 40%, 300 का 40% निकालूंगा तो आएगा 120, और 400 को 40% निकालूंगा तब भी कितना आएगा दोस्तों, 120। और हमसे बोला क्या है यहाँ पे, हमसे बोला गया है कि भाई पुरुष और महिलाएं बराबर संख्या में, और हमने मान लिया भाई 300 400 इसलिए और माने। एक और चीज बताता हूं, हमने यहाँ जो अनुपात दे रखा था ना 3/4, इसकी जगह हमने ये क्या है 300 और 400 किए हैं, ठीक है, अब आगे समझ में। तो वही चीज़ है मैंने यहाँ इसलिए की है, वो संख्या में थोड़ा आपको जो कैलकुलेशन कैलकुलेशन होती है उसमें गलती ना हो। तो 3/4 है ना, यहाँ हमने 304 से कर दिया उस संख्या में। अब देखो 40% है ना, 300 का 40% 120 होता है, 400 का 30% भी 120 होता है। और ये चीज़ हमको पहले बोल रखी है कि एक पुरुष एक शादी करेगा, महिला भी शादी एक करेगी। अब ये चीज़ आ गई। अब ठीक है, हमसे पूछा है कि जो पुरुष है वो, ये दे रखा है ना यहाँ पे, वयस्क की मतलब विवाहित वयस्क की समष्टि क्या है परसेंटेज में, तो 240 हो गया, 120 और 120 टोटल कितना है 700। इनको जोड़ो 3 से 4 से, इंटू कर दिया हमने 100 से, कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 240/7 का भाग दिया तो ये आया 34 सही 2/7%। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका सी आंसर आएगा, इसका सी आंसर है। देखो अभी फिर से बताता हूँ भाई, पुरुष 40% थे और महिला थी 30%। पुरुष 40%, महिला 30% थी, दोनों बराबर थे, हमने बराबर निकाला, उसका अनुपात निकाल लिया 3/4 आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, हम यहाँ इनकी जगह संख्या मान लेते हैं भाई 300 400 होंगे। अब इसका पी एक्स मतलब 30%, 40% कितना 120,
और 400 का 30% कितना है, 120, दोनों बराबर होगी बात। अब देखो दोनों कितना है, 240, और इधर कितना है टोटल, 700 इंटू 100 किया तो उसका आ जाएगा 34.2/7%। तो इसका आंसर है पुरुष की जो संख्या है, वयस्क पुरुष की, उनकी संख्या है 34.2/7%। इसका आंसर आ गया सी। अब ये चीज़ तो आपको थोड़ा मतलब समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। बस ये है कि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। अब वो हमने बड़ी संख्या इसलिए लिए, 3 4 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने 100 से मल्टी कर दिया, उसे 300 400 कर दिया, ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, ये इसका भी कॉन्सेप्ट है, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। अब देखो 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 अपोन में किया हमसे 100। अब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं ये काम करूँ इसमें, मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें भाग देता हूँ, ये करता हूँ मैं 25 का भाग देता हूँ, ये 4 बार ये गया, यहाँ कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा मिटा देता हूँ थोड़ा। देखो यहाँ मैंने 25 से भाग दिया है, ये अलग से लिख लेना है, 25 काम आएगा बाद में। ये हमने 3 बार और ये 4 बार। अब क्या करता हूँ दोस्तों, ये 3 बार यहाँ पे, अब 1 मिनट सॉरी, फिर से निकाल लेता हूँ फिर स्लाइड को। देखो ये 3 बार है, 3 बार गया, मैंने 25 से भाग दिया, हम 25 को अलग से लिख देंगे ताकि बाद में काम आएगा। अब क्या करते हैं, हम सब में 4 का भाग देते हैं, इसमें 4 का भाग दिया तो ये आया कितना दोस्तों, ये 4 का भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 3, क्योंकि 16 16 चौका 48, बचा कितना 51 में 3 बचा, इसमें देंगे तो इसमें भी 3 बचेगा, इसमें देखेंगे तो 32, इसमें भी 3 बचेगा, इसमें देंगे तो देखो 4 का भाग देंगे तो ये बचेगा 2। तो कहने का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो 3 9 9 3 27, 27 दिया 81, और 81 इंटू 2 कितना आया 62, 162 आया। और 162 में क्या नीचे फिर से 4 का भाग देंगे हम, 4 का भाग दिया तो ये आया शेषफल 2। अभी 2 आया है, लेकिन हमने शुरुआत में क्या किया दोस्तों, 25 से भाग दिया था, दिया कि नहीं दिया था, यहाँ पे जब हमने 75 और 100 काटे तो 25 से भाग दिया, तो हम यह कर देंगे 25 से गुणा, तो कितना आ जाएगा शेषफल 50, और इसका आंसर आ जाएगा ए। अब ये कैलकुलेशन हमने छोटी की है, हमने क्या किया था, पहले 75 और 100 का दे रखा था, 100 में 75 में भाग दिया 25 का, तो ये 3 हो गया 4 हो गया, यहाँ हमने 25 अलग से रख लिया। अब फिर 4 का भाग दे रहे हैं सब में, तो ये कट कट के ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। जब हमने किया ये 81 इंटू 2 किया 162, फिर इसमें हमने 4 का भाग दिया तो ये आ गया 2, शेषफल 2 बचा। अब हमने जो 25 का भाग दिया शुरुआत में, उससे मल्टीपल कर दिया तो हो गया 50, और 50 इसका आंसर है। तो इसका शेषफल कितना था, 50 था। अब ये शेषफल प्रमेय होती है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम होती है, इसमें आपने पढ़ा होगा। अभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तो बहुत आएंगे दोस्तों, तो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 की एक धनराशि है XYZ में 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में वितरित की गई है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच में अंतर लिखिए। अब देखो 2500 की कोई धनराशि है, मान ली, ठीक है, हमने ये ध्यान रखा, 1/2 अनुपात दे रखा है, 3/4 दे रखा है, 5/6 दे रखा है। अब क्या करते हैं, हमें जिस सब में क्या हम 12 से गुणा कर, क्यों कर देते हैं, ताकि ये जो भिन्न में आ रहा है ये क्या है, संख्या में आ जाए। सबको 12 से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी 12 से किया, बराबर दे रखा 2500, ये दे रखा है पूरी दरअसल धनराशि, ये 6 अनुपात, ये कटा इससे 9, ये कटा इससे 10, इसका मतलब 200, सॉरी 2500, इन सबको जोड़ा हमने, 25 इकाई का मतलब 2500 है, तो 1 इकाई का मतलब 100 है। हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, न्यूनतम और अधिकतम। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो ये 4 का है, तो 100 इंटू 4 किया तो 400 आया, तो कितना आएगी धनराशि, वो न्यूनतम और अधिकतम में अंतर, सी 400 आएगी दोस्तों। अब ये क्या है, ये रेशियो का बेसिक है भाई, हमने 12 से इसलिए गिना किया ताकि जो कोई है इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें हम संख्या में ले सकते हैं। तो 6 अनुपात 9 अनुपात 10 आया,
टोटल हमने किया 25, 25 इकाई का मतलब 2500, तो 1 इकाई का मतलब 100 है। अब हमसे कहा है कि सबसे अधिकतम और न्यूनतम का अंतर देखो, 6 और 4 के बीच में अंतर, 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर है। फिर हम मल्टीपल किया हमने 100 से, 400 इसका आंसर है सी। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं देखो दोस्तों। रेशो, प्रोपोर्शनल, ये तो आपने पढ़े होंगे, समानुपात, अनुपात, समानुपात, ये वाले क्वेश्चन तो आपने पढ़े होंगे दोस्तों। अब इसमें क्या अलग से बताना, वही चीज़ है बस। आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए और आप क्वेश्चन हल होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि n किस मान के लिए n 10n+1 अंकों का योग 2 हो जाए। अब देखो दोस्तों, n की घात मान ले 0 भी लेते हैं, +1 करते हैं। 0 का मतलब होता है 1, मतलब घात में 1 होता है, तो 10 + 1। अब इनके अंकों को देखो, 2 जुड़ रहा है। अगली हम 1 लेते हैं +1, तब भी क्या होगा, 10 + 1, फिर भी 2 आ रहा है। मान ले मैं इसकी घात 3 भी ले लूँ, फिर भी देख लो आप, 10 की घात ये 3 मतलब 1000 हो गया। नहीं सॉरी, पहले 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। +1 करूँगा, फिर भी 2 आ रहा है इसका अंकों का योग। तो कहने का मतलब है भाई, तू 10 की कितनी भी घात ले ले, n कितना भी ले ले, उनका योग 2 ही आएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन n = 0, तो इसके लिए तो नहीं है, आगे भी है, n 1 का करेंगे जब वो है, जब भी है। इसमें दे रखा है किसी पूर्ण संख्या n के लिए। हाँ, ये बात तो सही है दोस्तों कि n के लिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है कि इसमें क्या है कि 1 1 0 1 2 3 जितने भी हैं, घात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जितने भी हैं ये सब यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है भाई। एन की देखो हम घात कितनी ले लो, 0 से लेके कितनी भी ले लो भाई, उसको जब हम जोड़ेंगे तो उनका योग 2 ही आएगा। जैसे आपको बता भी दिया मैंने भाई, 10 की घात 1 ले लो, 10 की घात 2 ले लो। हमसे पूछा है इनके योग, हमसे ये नहीं पूछा 101 नहीं पूछा, हमसे पूछा इन दोनों का योग क्या है, इनके अंकों का योग जो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 हो गए, और यही तो कहा है हमसे। तो इस प्रकार इसका आंसर बी है दोस्तों। अब बेसिक चीज़ है, इसमें क्या अलग से दोस्तों। अब इतना भी तो, ये तो नंबर सिस्टम तो पढ़ना ही चाहिए, इतना तो यार। अब ये थोड़ी बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़ा, आप सी सेट कर रहे हो तैयारी, अब वो थोड़ी है। अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, तरीका आपको मिल सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो टर्म्स वहाँ मतलब यूज होती हैं, प्रॉब्लम नहीं आता। भाई ये ऐसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक हमको वो मिल जाती है थोड़ी सी, वो उसका एक पैटर्न मिल जाता है। और क्या है, एक कक्षा 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 3 समूह ए बी सी, यदि ए से एक विद्यार्थी बी में चला जाता है, बी से 2 विद्यार्थी सी में चले जाते हैं, तो कक्षा में औसत पर अंतर क्या होगा। एक चीज़ बताओ आपको, 3 हुए हैं ए बी सी, मैं इसके पास भी 10 रखता हूँ, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10 स्टूडेंट है। अब एक चीज़ बताओ, औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है दोस्तों, लिख देता हूँ यहाँ पे, औसत का मतलब होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब योग, ये तो आपको पता ही होगा, योग बराबर क्या होता है, औसत इनटू संख्या, योग यही तो होता है। अब मैं मान लेता हूँ इन सब का योग, मान लेता हूँ इन सब का, मैं मान लेता हूँ भाई 10-10 सबके पास थे, और इनका योग निकालना है मुझे। अब क्या कह रहा है, ए से एक विद्यार्थी बी में चल जाता है, 10 की जगह, अब देखो बेसिक चीज देखो, 10 की जगह एक विद्यार्थी यहाँ चल रहा है, ये हो गया 9, लेकिन ये हो गया 11, ये तो हो गई बात। अब कह रहा है कि बी से 2 विद्यार्थी यहाँ चले जाते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएंगे, बी में बच जाएंगे 9, लेकिन सी के पास कितने हो जाएंगे, 12। अब एक चीज बताओ, चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ, बी से जाओ चाहे सी से जाओ, भाई हम जब इनका औसत निकालेंगे तो उसमें तो संख्या सभी जुड़ेंगी, इसका मतलब यही तो हुआ, इसमें से संख्या सभी जुड़ेंगी। चाहे मैं 10 + 10 + 10 करता, तब इसका योग वही 10 आता, ठीक है। और अब देखो, अब मैं जब बता रहा हूँ कि भाई इसके पास 9 है, अगले का भी 9 है, और इसके पास 12 है, अगले के पास भी 9 है, इसके पास, इसमें सॉरी इसके पास 11 थे, अब वो 9 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तीनों में जब औसत निकालते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, अंतर नहीं होता इससे भाई, उसमें तीनों में किसी में चल जाए, ए में चाहे चाहे बीच में जाए, स्थानांतरण किस में भी कर दे भाई, उस पर औसत पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर है
कि ये वही रहेगा जो पहले था, औसत में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका आंसर सी है। अब बेसिक चीज़ें हैं, औसत की एवरेज की तो बेसिक चीज़ें हैं, इतनी तो आनी चाहिए दोस्तों। इसका आंसर सी है। अगला देखते हैं, ये परमुटेशन कम्युनिकेशन है। कह रहा है कि मूल्य वर्गों में 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट हैं। एक कम से कम 3 मूल्यों के होते हैं तो विभिन्न धनराशियाँ बनाई जा सकती है। देखो कम से कम 3 बोला है हमसे, तो हम क्या करेंगे, 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ये मैंने C5 3 क्यों लिखा है, हमसे बोला है कम से कम, तो कम से कम 5C3 कम से कम, उसके बाद 5C4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। अब देखो हम करते हैं, 5 × 4 × 3 किया, इसमें क्या करेंगे हम, 3 × 2 × 1 प्लस 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 प्लस वही 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन वही 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये सब मैंने इसकी वो दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है पर क्या बोलते हैं, परमुटेशन का एक प्रकार का वो फॉर्मूला टाइप का होता है। ये मैंने बोला है हमसे यहाँ की कम से कम 3 तो होने चाहिए, तो 3 हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ से काटो, ये क्या परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के मेथड होते हैं, कोई मैंने अलग से नहीं किया। ठीक है, तो देखो 3 से 3 गया, 2 से ये गया, तो ये हो गया 10 प्लस, देखो ये सब गए, ये हो गया 5 प्लस ये सब गया 1 में, प्लस कितना हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 16 तरीके हो सकते हैं ऐसे। कितनी धनराशि बनाई जा सकती है, 16। तो ये आंसर है। अब परमुटेशन कम्युनिकेशन का बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी ये आ गया कॉम्प्रिहेंशन का। इससे अगला क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ये आते हैं दोस्तों यहाँ से 67 से। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हमसे बोला है ये 67 में, शब्द है दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका अर्थ ना हो भले, इनका अर्थ मत है वो भले, जबकि प्रत्येक शब्द में डी और जो ए है, सॉरी आई है, वो साथ में समाप्त होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, दिल्ली शब्द है DELHI, ये 5 अक्षरी शब्द है। और हमसे एक चीज़ बोली है दोस्तों कि भाई ये दोनों यहीं रहने चाहिए, और ये जो बाकी 3 बचे ना ये वाले, ये अलग अलग होने चाहिए। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ऐसे, देखो हम क्या करते हैं, पहली बात तो यही होगी। अगला क्या करते हैं हम, यहाँ करते हैं HCE और D और E, आई तो यहाँ है ही ये पहले से, तो इससे कोई मतलब नहीं हमको। अगला देखते हैं LEH, अगला देखते हैं LHE, अगला देखते हैं HEL, अगला देखते हैं EHL। तो और बाकी आई यहाँ पे होगा, डी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, आई 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 यहाँ होगा। मतलब उनका अर्थ मत लिखने वाले, यही तो बोला है हमसे। तो दूसरा, तीसरी तरीके से, चौथे तरीके से, पांचवें तरीके से, छठी तरीके से, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, तो 6 तरीके। इसका आंसर है डी, ऐसे समाप्त करेंगे हम जब 6 तरीके से बन सकता है ये शब्द। तो इसका आंसर डी। अब ये भी तो एक परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला इसे क्वेश्चन मान लो इसे, भाई ये तरीके पूछे हमसे, कोई अलग से क्या किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसको समझना है आपको, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये आने वाला जो क्वेश्चन है। और ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो सीधी सी बात है, इन क्वेश्चनों में बेसिक तो आपका कंट्रोल होना ही चाहिए, इसके अलावा आपकी एक समझ विकसित होनी चाहिए। इसके लिए हम अलग से स्लाइड खोल लेते हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन है ये, लगातार 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे वास्तव में, उस साल के बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बोतल में ए 20 लीटर मात्रा में, इसमें द्रव ए 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल देता है, बी उतनी डाल देता है, ठीक है, फिर मिश्रण में 4 लीटर बाहर निकाल देता है, बी उतनी मात्रा में डाल देता है, अंतिम मिश्रण ए के और बी का अनुपात क्या है। देखो इसमें फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम बेसिक से करेंगे, फॉर्मूला चक्कर में नहीं पड़ना आपको। भाई मान लेते हैं हम 68 क्वेश्चन है,
मान लेते हैं मिश्रण था 100 लीटर, ठीक है। मान लें, एक चीज़ बताओ, 20 लीटर में ये 4 निकाल रहा है मात्रा भार, तो कितना, 20 लीटर में 4 लीटर कितना हुआ, 20% हुआ ना, तो कितना निकाल रहा है, 20% निकाल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, 20% निकाल रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया अब ये, 80% हो गया। अब क्या करते हैं, फिर कह रहा है भाई कि बी उतनी मात्रा में डाल देता है, तो बी हम मान लेते हैं यहाँ पे 20% डाल दिया, जो निकाला था ना वो 20 ने डाल दिया, ठीक है। अगले क्या कह रहा है, फिर क्या मिश्रण में 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल देते, 4 लीटर मात्रा निकालने के बाद, तो वो क्या हुआ बात भाई, फिर भी हम वही बात होगी कि भाई 4 लीटर निकाल रहे हैं मतलब 20% निकाल रहे हैं, 80 का 20% निकाल रहे हैं, ठीक है। 80 का 20% निकाल रहे तो मतलब कितना हुआ, -16 करो इसको, कैसे देखो, 80 का 20% निकालेंगे तो क्या होता है, देखो ऐसे देखो हम बेसिक से, 16 16 होता है, 16 माइनस करो तो ये क्या हो गया 64। ये तो एक ही बात है, लेकिन उतनी मात्रा हम बी में डाल रहे हैं, तो भाई इसमें 20 था नहीं ऊपर, इसमें हम 16 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 36%। अब क्या हो गया, ए और अनुपात बी का मान निकालना है, अनुपात, तो ये हो गया भाई, 100 टोटल था तो 64 तो ये हो गया, तो बी कितना है 36, इसको काटो तो ये आ जाएगा 16:9। तो मिश्रण है ना उसका अनुपात है 16:9। अब देखो एक बेसिक क्वेश्चन है, एक चीज बताओ मेरे को, जब कोई हम 20 लीटर कोई चीज है उसमें 4 लीटर निकाल रहे हैं, तो भाई कितने कितने परसेंटेज हो गई उसकी, उसका 20% ही तो हो गया, ये तो बेसिक चीज है ना, 20% हुआ, तो वही चीज है, ए ने निकाला 20% तो वो 80% हो गया। अब क्या उतना परसेंट वो बी ने डाल दिया तो 20% हो गया। अब क्या कर रहा है, फिर से क्या है, ए फिर से निकाल रहा है अपने में से, तो 16 मतलब 80 में से 20% निकालेगा तब 16 घटा दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 64, लेकिन बी वो फिर से डाल देता है, तो भाई यहाँ 20 था और 16 जोड़ देंगे 36। अब एक चीज़ बताओ, 64 ये हो गया तो बचा कितना 100 में से 36, तो बी का कितना होगा 36, तो इसको हमने काटा तो एक काट के आया है 16:9, इसका आंसर आ गया, सी आंसर है। अब ये क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं था, ये मिश्रण वाला बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, एक बल्लेबाज उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना है 46.2, तो भाई 50वीं पारी है, उसका एवरेज हो गया 46.4, ये होगा सॉरी 2 नहीं था ये 2 4 था, ये क्या कर रहे हैं एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है 60वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है 2.6 बढ़ जाता है, 60वीं पारी थी, 60वीं पारी थी, अब क्या हो गया, वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, ये बढ़ गया कितना 2.6 बढ़ रहा है, ठीक है, एक चीज तो आपको आगे समझ। अब भाई एक बात बताओ, 50वीं पारी तक कितना हो जाएगा, तो देखो 2.6 बढ़ रहा था 50 में, इनको हमने गुणा किया तो ये आया इतना, कितना 130। अब एक चीज बता मुझे, 50वीं और 60वीं के बीच में 49 हो गया, कैसे हुआ 49, देखो एक चीज बता मुझे कि भाई जो ये अंतर आया है ये 2.6 का, अब ये किसकी वजह से आया है, यही चीज़ें तो बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ से। अच्छा ये इसलिए आया है 49 दोस्तों, ये जो पारी का अंतर था ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि 50 से 60 के बीच में जो पारियाँ थी, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि 60वीं इनिंग, इनिंग मतलब पारियाँ यहाँ पे 60वीं इनिंग में जब हुआ ना, तो ये हो गया 46.4 प्लस 2.6, मतलब क्या हो गया 49, ये यहाँ से 49 आया है। अब एक बात बताओ कि वो 60वीं पारी में कितना बढ़ गया, 60वीं पारी के बाद बढ़ गया वो 2.6, तो इसलिए मैंने 49 आया भाई, इसलिए आया ये 60वीं इनिंग के बाद हो गया कितना 49। अब एक चीज़ बताओ, 2.6 इंटू 50 हमने इसलिए किया कि 50 पारियों में वो 2.6 बढ़ा था ना। अब ये हमने क्या किया, इसको गुणा किया, ये आया 130, 130 में हम 10 का भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है पिछली 10 पारियों का औसत कितना है, तो 10 का भाग दिया तो कितना हो गया दोस्तों 13 हो गया।
अब ये 49 और 13 जुड़ जाएंगे। रीजन क्या है कि 10 पारियों को पूछा है हमसे, तो 49 और 13 जोड़ा कितना आ गया 62। तो जो 10 पारी को औसत है दोस्तों वो 62 है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया सी। देखो फिर से बता हूँ भाई, 50 पारी को औसत दे रखा है 46.4, ठीक है। 60वीं पारी के बाद कितना हो गया, 60वीं पारी के बाद वो 2.6 बढ़ गया। अब 46.4 प्लस 2.6 का मतलब है 49, 49 हो गया। एक बात बताओ भाई, 50 पारी तक उसका 2.6 था, तो 50 इंटू 2.6 किया हम तो 130 आ गया। 130 जब आया है तो 10 पारियों के लिए तो आया है, तो वो 10 पारी को जो आया है तो वो आ गया दोस्तों कितना, 13। और 13 हम जब 49 तक, तो 60वीं पारी तक 49 था, 10 पारी को कितना आ गया, ये आया 13, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 49 और 13 जोड़ा तो 62, 10 पारी को जो औसत था ना वो 62 था दोस्तों। कितना था, तो 62, इसलिए इसका आंसर आया सी। अब देख लो, अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें क्या अलग से करना है, तो वही है औसत एवरेज का, आपने जब पढ़ा होगा तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बड़ा, बस समझने की बात है इसमें भी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% वृद्धि करने पर एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो चावल कम खरीदता है। तो कहने का मतलब क्या, 1200 रुपये में 25% की वृद्धि हो जाने की वजह से, तो 12 का 25% कितना होता है 300, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, 6 KG कम खरीद रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 से वो 6 KG खरीद रहा है, तो 1 KG का कितना हो जाएगा अब दोस्तों, 50 रुपये KG हो जाएगा जो चावल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कम खरीदा चावल प्रति किलो जो प्रारंभिक मूल्य है उसे निकालिए। तो हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल प्राइस इनटू कितना परसेंट बढ़ा है, वो 25% बढ़ा है, 125 अपॉन 100 बराबर। अब कितना मूल्य है इसका, दे रखा है 50 रुपये KG, 50, बस कर दो। इसमें क्या है, तो इसे काटेंगे, देखो इसे काटो 5 से, 25 से काटो, 25 से 5 बार, ये कट जाएगा, देखो दोस्तों ये कट जाएगा 5 बार, और फिर ये काटो 5 बार, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या अलग से नहीं काटना, देखो सीधी सी बात है। ओरिजिनल प्राइस 125% बढ़ा अपॉन 100 बराबर 50। इसको काटो 5 से, 25 से काटा मैंने, ये हो गया 2, हो गया ना। अगर ये 2 हो गए दोस्तों, इसे काटो, ये 20 हो गया, इसे मल्टीपल करो तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 किया तो 40। तो प्रारंभिक जो मूल्य था ना वो 40 रुपये का किलो था, मतलब दोस्तों 40 रुपये किलो था, तो इसका आंसर है क्या बी। देखो 1200 रुपये में 25% बढ़ा, 1200 रुपये का 25% 300 होता है, 3 से में अब वो क्या है 6 किलो कम खरीदा है, तो 300 में 6 किलो खरीदा है तो कितना हो गया मूल्य उसका 50 रुपये KG। ओरिजिनल मूल्य N2 25% बढ़ा है, तो 25% लिख दिया, 125/100 बराबर 50, ये हमने काटा तो उसका ओरिजिनल मूल्य आ गया, प्रारंभिक मूल्य आ गया 40 रुपये। तो आंसर इसका कोई नई बात इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है एक्स किसी कार्य को 20% कार्य, मतलब किसी कार्य का 20% वो 8 दिन में करता है। देखो तो सीधी सी बात है, इसके लिए भी हम स्लाइड खोलते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन है वैसे पर, लेकिन मैं स्लाइड इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आए दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, जो एग्जाम में आए तुरंत आप कर दें, इतना चाहिए मुझे बस, ठीक है। और जब ही होगा जब आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं स्लाइड को छोटा कर देता हूँ और इसके लिए अलग से कलर ले लेता हूँ, और आराम से पढ़ना है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स कोई, यदि एक्स किसी कार्य का 20% 8 दिन में कर रहा है, एक्स है वो वर्क कर रहा है 20%, कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब उसको 5 से हम मल्टीपल कर देंगे तो कार्य कितना हो जाएगा, अब कार्य हो जाएगा 100%, और अब इधर 5 से कर देंगे हम तो हो जाएगा 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो एक्स के बारे में, 100% कार्य एक्स है ना वो 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं बाई, 25% काम को 6 दिन में कर रहा है,
तो बाई 25% को 6 दिन में कर रहे थे, हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इधर हम 4 से गुणा कर देंगे तो बाई 100% काम कितने में कर रहा है दोस्तों, वर्क को कितने में कर रहा है, 6 इंटू चार इसलिए किया है क्योंकि 25 से हमने 4 यहाँ किया है, इसलिए यह हो जाएगा 40 डे। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें और 40% काम कितने दिनों में कर दें, और इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। ये आया 120। ये कितनी यूनिट आई दोस्तों, ये आ गई 3 यूनिट और ये होगी 5 यूनिट। ये 3 और ये 5, 3 बार गया वो 5 बार गया, यूनिट है एक प्रकार से। ये 3 बार गया 5 बार गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है दोस्तों, 3 और 5 8 हो गए। अब एक बात बताओ, 120 का हम 40% निकालेंगे कितना होता है, 48। और हमसे पूछा 40% ही, 48 हुआ। और यहाँ कितना दे रखा है, 5 और 3 8, काम 8 हुए ना, तो 8 का इसमें हम दे देंगे भाग, 40% तभी तो आएगा, तो आएगा 6 डे में करेगा वो काम। तो दोनों मिलकर है ना वो 6 दिन में करेंगे इतना काम, 6 दिन में, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए, 6 दिन में। देखो कुछ नहीं है, एक्स ने कोई कार्य किया 20% 8 दिन में, और हमको निकाला 100% कार्य, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 गुणा यहाँ कर रहे हैं, 5 गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ होगा 40। पहली बात। दूसरी बात कही है कि बाई ने उसी काम को 25% को 6 दिन में किया है, 25% 6 दिन में कर रहा है, तो 100% कितना होगा, 24 दिन में करेगा। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला 120, वो 3 एक 5 हो गया। अब 120 का 40% कितना होता है, 48। 48 में अगर हम 3 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो 6 दिन में ख़त्म कर रहा है वो कार्य को। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों ए। तो बस इसका आंसर आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार 20 किलोमीटर पर हार से कर से औसत चाल से एक्स से वाई की यात्रा कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 2-3 क्वेश्चन है ना, बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि भाई ए और देखो हम एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स यहाँ वाई यहाँ। अब कह रहे क्या है, एक्स वाई की ओर जा रहा है, वाई एक्स की ओर आने पर देखो एक कार 20 किलोमीटर की हार से औसत से एक्स से वाई की ओर जा रही है, 20 किलोमीटर की, यहाँ से यहाँ जा रही है 20 किलोमीटर, वापस आ रही है 2 किलोमीटर की ओर से 2b। इसी प्रकार ये 3b में जा रही है, अगली कितने पे आ रही है, 4b पे आ रही है। ये बता रखा है हमको। अगर डिस्टेंस समान हो तो इसका एक वो होता है, मेथड होता है दोस्तों। देखो सीधी सी बात है, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम वो मान लेते हैं फिक्स, डिस्टेंस को मान लेते हैं ताकि सब में वो हो जा सकते हो। एलसीएम मान ली 12। देखो अगर 12 बी दे रखा है तो कितना बार आएगा, 12 बार आएगा। बी बराबर बार दे रखा है ना, इसलिए अगला क्या दे रखा है देखो दोस्तों, क्योंकि बी बराबर बार दे रखा है ना, इसलिए ये बी बराबर होगा। अगला देखते हैं 2b, तो इसका कितना आ जाएगा, 6 बार। अगला देखते हैं 3b, इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 बार। अगला दे रखा है 4b, तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। अब एक चीज़ बताओ, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है टोटल दूरी अपॉन जो दे रखा है वो डिस्टेंस, वो सब टोटल कितनी दूरी तय की है उसने, और वो देखो। तो टोटल देखो आप, ये कितना दे रखा है, b 2b 3b 4b, कितना हो गया, ये तो हो गया दोस्तों। इन सबको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 12। 12b इंटू क्या करेंगे दोस्तों, 4 से हम कर देंगे मल्टीपल, अपॉन में क्या करेंगे हम 25। 25 कहाँ से आया, 12 और 6 18, 18। अब इन सबको जोड़िए आप, मतलब एक प्रकार से इसको जोड़ना पड़ेगा इन सब। जब हमने सबको जोड़ा, एक मिनट चीज़ है, गलती हो गई समझ, मैंने 4 इसलिए लिया है दोस्तों, ये तो 12 भी हो गए, ठीक है, ये तो 12 हो गए, 4 और 3 7, 7 और 2 9। देखो ये जोड़े मैंने आपको, एक चीज़ फिर से बता देता हूँ। देखो ये जो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है ना, कैसे आया, देखो आपको फिर से बताता हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया इसमें। 4 इसलिए आया है कि जो ये बंदा है ना, पहले एक बार गया, दूसरी बार आया, तीसरी बार गया, चौथी बार आया, वो 4 बार आया है वो, तो इसलिए मैंने 12 भी, तो मैंने क्या वो एलसीएम लिया था, तो 12 भी इंटू 4। अब ये सब मैंने जोड़ दिया, देखो 6 4 10 3 13, 13 12 25, अपॉन में 25 लिख दिया, किया तो ये आ गया दोस्तों 48, क्योंकि 4 से मल्टीपल किया है, बी अपॉन 25। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 1.8 कुछ करके आएगा। और हमसे पूछा क्या है, बी किलोमीटर से कम, बी और 2b के बीच में, हाँ ये बात सही है,
बी और टी बीच के बीच। अब ये क्या है दोस्तों, ये चीज़ें देखो, ये क्या है, एक प्रकार से बेसिक है कि आप चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, तो वही है कि ये इतनी दूरी तय करी और टोटल कितना हो गया उसका, टोटल लेंथ का कितना दूरी है। तो वो इसका आंसर आ गया कि भाई बी और टू बी के बीच में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए को स्लाइड को अलग कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला 73 नंबर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के वृत्त पर प्रतिच्छेद बिंदुओं में की न्यूनतम संख्या 2 है। एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 है। तो ये देखो हम वर्ग लो, ये वर्ग लिया, ये वृत्त लिया मान लें। अब देखो अगला ये लेते हैं ये, अब इसको अड़ाइए। प्रतिच्छेदन का मतलब ये तो होता है, जैसे ये यहाँ पे अड़ गया, एक मिनट अड़ा नहीं है इसमें, ये अड़ गया देखो। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई दो ही बिंदु होंगे, भाई इसकी जगह हम यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये तो नहीं है, दो तो नहीं हो सकते, न्यूनतम दो तो नहीं हो सकते, गलत बात है। तो ये तो नहीं होगा। एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदु के अधिकतम 8 हो सकते हैं। हाँ ये बात देखते हैं हम, ये कोई वृत्त, सॉरी ये कोई क्या है, वर्ग है। इसको हम जब बनाते हैं कुछ ऐसे बनता है, तो इसका मतलब यहाँ दो हो जाएंगे, इधर भी दो अड़ेंगे दो जगह, इधर भी दो जगह अड़ेंगे, इधर भी जगह। हाँ 8 संख्या होंगी अधिकतम से, ये बात तो सही है। तो 20 का आंसर दोस्तों। अब ये क्या बेसिक चीज़ है, अब इसमें क्या है, इसमें अब अलग से कुछ नहीं लगा सकते कि भाई ये कैसे आया। ये एक समझ की बात है कि हाँ इतने तो नहीं हो सकते, हाँ 8 हो सकते हैं। अब ये क्या मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, वही चीज़ है। अब मेंसुरेशन आपने नहीं पढ़ा तो आपके समझ में कैसे आएगा ये? तो ये बेसिक क्वेश्चन होते दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन ना जब भी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सर्किल के बारे में पता हो, और इसमें वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें अलग से कुछ नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा की प्रवाह की दिशा में निश्चित दिशा की ओर नाव खेने में आधा समय लेती है। देखो आधा समय ले रही है, तो क्या कह रहा है, निश्चित दूरी की नाव द्वारा खेने में आधा समय ले रही है, तो अचल पानी में चाल का धारा की अनुपात निकालिए। अब देखने में क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है। एक चीज बताओ, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब, और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का होता है उल्टी दिशा, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है प्रवाह की दिशा, जिधर धारा चल रही है, प्रवाह की दिशा। अब एक चीज बताओ, हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है भाई कि धारा की प्रवाह की दिशा में वो किसी निश्चित दूरी की नाव पर खेने के आधे समय है। तो टी मतलब डाउन अप स्ट्रीम अपॉन टी डाउन स्ट्रीम। इसका दे रखा है 2:1 अनुपात दे रखा है। फिर हमसे पूछा है अचल पानी में दूर, वो तो आ गया था, आगे का समझ में आ जाएगा, ठीक है ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, B1 वो निकालेंगे हम जब वोट वाला डाउन स्ट्रीम, और ये तो अप स्ट्रीम हो गया, B D डाउन स्ट्रीम हो गया। इसका क्या है, उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो गया। अब ये क्या उल्टा इसलिए हुआ है, जो कि हमने यहां से क्या किया, हमने ये क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया B-R और B+2, B+R हो गया, सॉरी R2 हो गया, क्योंकि उसकी दिशा में हो, उसकी दिशा में, इसलिए वो 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ आप, इसमें हम वो लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं, और आना चाहिए 1/2। मान ले ऑप्शन में लेता हूँ ए पहला वाला, तो 1 लेता हूँ, तो 1 - 1, ये तो माइनस हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। 1 - 1 ये तो नहीं होगा, 0 हो जाएगा ऊपर, तो मतलब को नहीं। दूसरा लेते हैं 2, 2 - 1 करते हैं, और इधर करते हैं 2+1, तो ये तो 3 हो जाएगा, 1/3, ये भी नहीं हो सकता। अगला लेते हैं 1 और 1/3, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं दोस्तों, ये वाला 3 - 1 अपॉन 3+1, ये हो जाएगा 2/4। हाँ ये 1/2, हाँ ये जरूर है दोस्तों, ये इसका आंसर है डी। अब ये देखो, ये इसका आंसर है डी। देखो सीधी सी बात है, धारा की प्रवाह की दिशा, धारा के विपरीत दिशा,
अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज बताओ, अगर हम कोई नदी में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई नदी है, धारा है मतलब नदी की, इधर जा रही है इसकी प्रवाह और बंदा भी इधर जा रहा है, तैर रहा है, तो क्या आगे ले जाएगा। अब मान ले इसके विपरीत चलेगा, इधर से कोई तरेगा, तो ये क्या पीछे की तरफ धकेलेगा नहीं, ये धारा होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है, अनुपात दे रखा है कि दोगुना है, तो हमने क्या किया उसका वो निकाल दिया 2:1। अब एक चीज़ बताओ, बी और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखा है 1:2। अब क्या है, एक में जोड़ेगा एक में बांटेगा। ये धारा की प्रवाह की दिशा में, एक धारा की विपरीत दिशा में। धारा की प्रवाह की दिशा में तो क्या प्लस होगा, वो क्यों होगा प्लस, क्योंकि पानी का जो भाव होगा उसकी तरफ ही जाएगा बंदा, तो इसलिए हमने ऐसे किया और ऑप्शन धरा, तो आंसर आ गया इसमें डी। अब ये क्या है, आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा। अब ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। अब इतनी बेसिक चीज़ें तो यहाँ तो नहीं करा सकते हम, ये बेसिक चीज़ें हैं, उनको ही बता रहा हूँ मैं। और बेसिक चीज़ों को तो आपने कहीं और जगह कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो तभी आती है समझ में, एकदम से नहीं आती है एक दिन में ही, ठीक है। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एक चीज़ बता, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फेल तो हो नहीं रहे हो। एक चीज़ देखो कि भाई आप कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो आपको छोड़ देना चाहिए तुरंत ही, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। वहाँ यही तो प्रॉब्लम होती है, हम फंस जाते हैं एक क्वेश्चन में। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है, और समझ नहीं आया तो फिर से बता देंगे, आप पूछना एक बार फिर से। 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने योग में हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। अब ये क्वेश्चन क्या है, दिमाग से बिल्कुल ही चला जाएगा, लेकिन अब क्या करना है, वर्गों का योग होना चाहिए। वर्गों मतलब क्या बोला, वर्गों का अंतर। अब वर्गों का अंतर मतलब क्या है, A² - B² बराबर 63 होना चाहिए। अब एक चीज देखो, इसका मतलब होता है A+B A - B बराबर 63 कब होगा, 63 कब होगा, या तो 1 हो या 63 हो, पहली बात। दूसरी बात, 3 हो या 21 हो। तीसरी बात, 7 हो या 9 हो। कितनी बार होगा दोस्तों, तो इतने मतलब कितने योग बन सकते हैं, 1 63, 3 21, 7 9, तो ऐसे 3 योग बन सकते हैं, 3 योग में, तो इसलिए इसका आंसर आ गया। अब ये क्या है, ये कोई इसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं है, इसमें सीधी सी बात है, अगर आप पर बैठ रहा है भाई कितने बन सकते हैं योग, तो आपका आंसर आ जाएगा। वरना आप कितना भी लगा लो दिमाग, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा आपसे। ये क्या है, ऐसी चीज़ है कि आप फंसे ना, तुरंत तुरंत क्वेश्चन को कर लें। और अब आप फंस गए इस क्वेश्चन में, तो आपको वैसे कितना भी दिमाग लगाएंगे तो फिर नहीं आएगा क्वेश्चन। अब बेसिक था कि भाई x² - y² बराबर होता है 63 दे रखा है, x+y x - y बराबर 63। कितने योग में देखो, एक तो खुद 1 और 1 63 होगा, दूसरा 3 और 21 होगा, तीसरा 7 और 9 होगा, तो 3 योग बन सकते हैं ऐसे, कितने, 3 योग, इसलिए इसका आंसर आ जाए ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 76। ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, देखो क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए भी अलग से स्लाइड खोल लेते हैं तभी समझ में आएगा ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिखेगा नहीं ढंग से। ये 63 है, इसके लिए स्लाइड खोल लेता हूँ और आराम से चीज़ों को समझना है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं कि सब जगह सभी क्वेश्चन पेपर नहीं आते ऐसे, एक दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और अगर वो आपसे नहीं हो रहा तो इससे आप फेल नहीं हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन आप प्रैक्टिस करके रखिए, तो क्वेश्चन को भाई जितने क्वेश्चन करने हैं आपको करेक्ट करने जाता है, एक्यूरेसी रखने जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने, मतलब एक प्रकार से मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो तो कोई मतलब थोड़ी है उसका। इतने क्वेश्चन करो कि आप एक्यूरेसी अच्छी रहे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भिन्न दे रखे हैं 2/3 लिख लेते हैं हम, अगला दे रखा है 3/4, अगला दे रखा है 4/5, और अगला दे रखा है 5/6। ये भिन्न दे रखा है, कह रहे हैं कि दोनों में 5 5 जोड़ दिए तो निम्नलिखित में से किस एक मान के न्यूनतम परिवर्तन होगा। देखो पहले हम निकाल लेते हैं इसका, तो ये होगा 0.66%, फिर इसको निकालते हैं 3/4 का 0.75%, अगला निकालते हैं दोस्तों तो 0.8%, अगला निकालते हैं तो इसका होता है 0.83%। ये बात तो इनकी हो गई जब इनमें भाग दिया था, लेकिन हमको ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है भाई इन्हें 5 5 जोड़ ली, तो 2/3 प्लस 5 5 जोड़ा हमने, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, सीधा जोड़ लो
इसमें 5 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसमें 5 जोड़ा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7/8, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 8/9, और ये हो जाएगा अगला कितना हो जाएगा, 9/10, और ये हो जाएगा 10/11। 5 5 जोड़े हैं हम दोनों में। अब देखो 7/8 में भाग देंगे हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.875%, मतलब 0। ये अगला हो जाएगा, इसमें देंगे तो 8/9 में देंगे तो 0.88, ये हो जाएगा, और 9 इसमें देंगे तो 0.90 हो जाएगा, और 10 में 11 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.909, ये करके होगा। अब देखो हमसे पूछा है अंतर कम होना चाहिए। अब इसमें देखते तो अंतर खूब है, मतलब लंबा है। इसमें देखते हैं, इसमें भी काफ़ी अंतर है, और अगर हम इसमें भी देखते हैं तो इसमें भी 0.1 का तो अंतर है ही है। लेकिन हम जब इसमें देखते हैं तो इसमें अंतर कम है दोस्तों, 0.83%, और एक है 0.9%। तो कहने का मतलब है न्यूनतम अंतर है ना दोस्तों, 5/6 में 5 5 जोड़ेंगे तब आएगा। अब ये क्या है, अब भाई पहले आप इनका भाग दीजिए, उनकी संख्या निकालिए कितने आ रहे हैं, फिर उसमें 5 5 जोड़ दीजिए, सबसे सब भिन्न में, सभी भिन्नों में हमने जोड़ा, तो उसका जो, सॉरी दोस्तों, उसका जो अंतर आया था ना, सबसे कम अंतर आया था डी वाले में, मतलब 5/6 में, इसलिए इसका आंसर डी है दोस्तों। ये तो हमसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा क्या है क्वेश्चन 77, एक अंक n 3 से विभाज्य 6 से नहीं, n 3 से बड़ा है और 3 से विभाज्य और 6 से नहीं, ये कह रहा है 77। एक चीज बताओ, 3 से बड़ा होना चाहिए और 6 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो कितना होगा 3 से बड़ा, 9 होगा, 9 ही तो होगा इसके बाद, जिसमें 3 का भाग जा रहा है 3 से, लेकिन 6 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, 3 से भाग जा रहा है लेकिन 9 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, हाँ ये बात सही है। और उनमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब एक बताओ, n बराबर 9 ले लिया आपने, तो ए ऑप्शन को देखिए हम, 2n, 2 × 9 किया 18, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 का भाग जाना चाहिए। 3 × 18 सॉरी 9, तो ये 27, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं 2 × 9 + 4, तो 18 4 22, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं दोस्तों 3 × 9 + 1, तो ये हो जाएगा 28, उसमें 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसलिए इसका आंसर आ गया डी। तो ये क्या था, ये था कि भाई n 3 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 6 का भाग नहीं जाना चाहिए उसमें, 3 से विभाज्य जो 6 से विभाज्य नहीं हो, तो हमने माना 9, 9 माना, हमने सब में जमाया, लास्ट वाले में जमाया, तो इसमें फिर कह रहा है 4 से भाग भी जाना चाहिए उसका, ये तरह की संख्या से, तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो दे रखा है 78 नंबर का। अब ये क्वेश्चन में क्या है, देखो दोस्तों, ये क्या है, आपने अगर इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो 1 लीटर बराबर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, 78, 1 लीटर बराबर होता है 1 kg, दे रखा है इसमें, मतलब 1 kg होता है बाहर, तो 1 लीटर बराबर होता है 10⁶ क्यूबिक मिलीलीटर, ये होता है। तो 1 kg बराबर क्या हो जाएगा, 10⁶ क्यूबिक मिलीलीटर, ठीक है। 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, ये कितना होता है 10⁶ क्यूबिक मिलीलीटर। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10⁻, कितना दे रखा है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्या कराया हमसे, तो अगला क्या हो जाएगा 10⁻6/10⁻3, क्योंकि ये जो 1000 था ना, 10⁻3 था ना, बराबर हो जाएगा क्यूबिक मिलीलीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3। अब हमसे 10⁻3 तो पूछ लिया, लेकिन हमसे पूछा है 0.1, तो 0.1 ग्राम कब होगा, 0.1 ग्राम का मतलब है 1000 में 0.1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10⁻2, मतलब 100, तो इसका आंसर आ गया सी। अब देखो दोस्तों, आप कर रहे होंगे भाई ये 3 कितनी बात आ रही है, क्या आ रही, ये क्या है, ये एक मात्रक है पूरी तरह से,
कि भाई इतने लीटर में इतनी घातें आती हैं, तो वो क्यूबिक वगैरह जो भी है ये बेसिक है, इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया। अगर आपने इतना नहीं जाना, इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, तो आप कितना भी कर लीजिए क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। ये बेसिक क्वेश्चन है का एक मेथड होता है, ये मात्रा के एक प्रकार से। भाई उसका कितना है कि 1 किलोग्राम का कितनी घात है, 6 घात है, वो बताया उसमें। तो वो मैंने कहीं से पढ़ा है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि मतलब ये कि भाई क्या क्या होता है इसका, इसलिए मैंने इतना कर पाया हूँ। ये क्वेश्चन फर्स्ट बार मेरे से नहीं हुआ। रीजन क्या होता है दोस्तों, ऐसे नए क्वेश्चन देखते तो हमसे नहीं होता, लेकिन हमने कहीं से पढ़ा भाई, देखा, तो मेरे समझ में आया अच्छा ये होता है इसका। तो ऐसा आप टेंशन मत लेना, 2-4 क्वेश्चन बाउंसर होते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, और आप टेंशन मत लेना भाई वही क्वेश्चन करने। हमारी कमी क्या होती है दोस्तों, हम पे जो क्वेश्चन कठिन होते हैं ना उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और सीधे क्वेश्चन है उसको करने कम करने पर ध्यान देते हैं, और हम कठिन के चक्कर में सीधे क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं वहाँ पे। तो इसलिए आप अड़ना मत। एग्जाम में आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना, आपको जो क्वेश्चन हो रहा है तो आप कर देना वहाँ जाके, इतना नहीं लेना टाइम। तो ये चीज़ है, अब ये क्वेश्चन जब ही होता है जब आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हो, तो इतना कोई लोड मत लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी से भरा कोई बर्तन है, 40 kg भार है, यदि ये 1/3 भरा जाए तो इसका भार 20 kg हो जाता है, तो खाली बर्तन का भार क्या था? खाली बर्तन का भार क्या था? तो इसके देखो दोस्तों दो मेथड है। पहला मेथड बता दूं, क्या कह रहा है, पानी से भरा कोई बर्तन है, 40 kg है, टोटल 40 kg तरह का है, ठीक है। यह 1/3 भरा जाए तो इसका भार हो जाता है, 1/3 का भार कितना है, ठीक है, 1/3 का भार 40 है, ठीक है। 1/3 का भार 20 लीटर, सॉरी 20 लीटर है, तो बचा कितना? 1/3 का भार 20 लीटर है, तो बचा कितना? ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, इसलिए तो मैं बता रहा था 2 सताई का रहा था। इसमें क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये कोई बर्तन लेते हैं, ऐसे करके कोई बर्तन था, इसका क्या है, ये कोई ए है और ये बर्तन का भार बी है, ये तो पानी का भार है बर्तन का है, और इधर का 40 kg, ठीक है, ये तो है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिलके, बर्तन का और पानी का मिलके टोटल हो गया 40 kg, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि यदि 1/3 भार 20 लीटर है, 1/3 भार, तो कहने का मतलब क्या है, ए बर्तन का भार था, बी जो था 1/3, बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 kg, क्योंकि हमको 20 kg दे रखा है इसलिए मैंने 20 kg लिखा, और 1/3 दे रखा है इसलिए मैंने 1/3 लिखा है। ये तो बर्तन का भार था और ये पानी का भार है, कहने का मतलब ये हमने एक किया, माइनस माइनस माइनस, ये हमने किया, तो ये हो जाएगा 20 kg, ठीक है, बराबर ए से ए कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना, b-1/3 बी, तो कितना हो जाएगा 2b/3 बराबर 20, 20 से कट जाएगा, तो b बराबर कितना आया, b बराबर दोस्तों ये आया 30 kg। अब हमारा आंसर 30 kg नहीं है, 30 kg तो बी का आया है, पानी का भार आया है, और हमसे पूछा बर्तन का भार, बर्तन का टोटल भार कितना था, 40 kg, 40 में से अगर 30 चल जाएगा पानी का भार तो बचेगा कितना, 10 kg। हमसे पूछा किसका है, खाली बर्तन का भार, तो उसका आंसर आ जाएगा ए, 10 kg। उसके बर्तन का भार 10 kg था, इसलिए इसका आंसर 10 kg। देखो अब फिर से बताता हूँ, ये कोई पानी का भार है और ये बर्तन का भार है मान लेते हैं। अब खेरा क्या है, दोनों का मान कितना है, 40 kg। अगला क्या कह रहा है कि भाई यदि 1/3 पानी से भरा हो, तो a + 1/3 b बराबर 20 kg दे रखा है इसमें। इसको हमने माइनस प्लस समीकरण जमा के कैसे करके इसको काटा, 20/2 मतलब b-1/3 b बराबर तो 20 kg, ये इधर चल जाएगा तो 3b - 1b बराबर मतलब 2b, 2b/3 बराबर 20, b बराबर 30 आ गया। b 30 इसलिए आया क्योंकि वो पानी का भार है और हमसे पूछा है बर्तन का भार। अगर 20-30 उसका पानी का भार है तो जो 40 टोटल था तो 10% क्या, 10 kg क्या था इसमें, बर्तन का भार था दोस्तों, और वो हमसे वही पूछा है, 10 kg यहाँ पे बर्तन का भार निकल के आया, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, देखने में टफ लग रहा है कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, और ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं 2022 में भी आया था।
ऐसे क्वेश्चन क्या है हर साल आते हैं, 2019 में भी आता शायद ये, और ऐसे नहीं तो डायरेक्ट रूप से इससे मिले जुले होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेंढक की फिसलन की दीवारों पर 4.5 मतलब मीटर है गहराई के कुएं में बाहर निकलने की कोशिश करता है, और एक बार निकलता है तो 30 मीटर फुदकता है, 15 मीटर नीचे लुढ़क जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को फुदकन की जरूरत कितनी थी? एक चीज बताओ, पहली बात तो ये 4.5 मीटर दे रखा है, तो इसे हम सेंटीमीटर कर, क्योंकि बाकी से चीजें सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए हम कर देते हैं भाई 450 मीटर था। ठीक है, अब कोई कुआं है, देखो आप, ये कोई कुआं है मान लेते हैं। अब क्या है कि अगर वो 30 चढ़ता है तो 15 वापस आता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो 15 ही चढ़ पाता है, 15 मीटर ही चढ़ पाता है। अब एक चीज बताओ, जब वो लास्ट बार चढ़ेगा, लास्ट बार में चढ़ेगा, मान ले यहाँ पे कहीं चढ़ रहा है, अबे लास्ट बार चढ़ेगा तो फिसलेगा क्यों? वो तो सीधा उसकी चोटी पर पहुंच जाएगा ना। देखो एक चीज बताओ, यहाँ से चढ़ा, मान ले पहली बार यहाँ से इतना चढ़ गया, फिर गिरा, इतना गिर गया, इसी प्रकार अगली बार चढ़ा, फिर इतना गिर गया। लेकिन हम जब बाद में लास्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट में तो पूरी चोटी पे चढ़ जाएगा ना, फिर क्यों गिरेगा? फिसलेगा नहीं फिर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब 450 मीटर जो हुई थी उसमें हम क्या 30 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि वो 15 वापस नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 30 घटाया है। आप ये मत सोचना क्यों कैसे घटाया इसने, मैंने इसलिए घटाया कि भाई अगली जो 30 आया है ना उसमें वापस नहीं आ रहा, वो सीधे चढ़ जाएगा। तो हमने किया तो ये आएगा 420। अब देखो दोस्तों, 420 में हम 15 का भाग देंगे। अब 420 में हमने जब 15 का भाग दिया तो ये आया दोस्तों 28। तो उसकी फुदकन की संख्या कितनी होगी? 28। अब देखो 28, आप सोचो 15 का भाग क्यों दिया? 15 का भाग मैंने इसलिए दिया है दोस्तों, जब वो बार बार 30 चढ़ रहा था तो 15 गिर रहा था, तो टोटल चढ़ता था 15 मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 का भाग दिया है। और 420 क्यों आया है? एक बात बताओ, टोटल 450 मीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर थी ना इसलिए हमने मीटर कर दी। टोटल 450 सेंटीमीटर, सॉरी 450 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ, जब वो लास्ट में चढ़ेगा, जो मेंढक है वो वापस 15 नहीं आएगा दोस्तों, वो पूरा चढ़ जाएगा। वो 30 जो उसका वो लास्ट वाला बचेगा ना, 30 पूरा चढ़ जाएगा, इसलिए मैंने 4.5 में 30 घटाया, तो 420 हुई। अब देखो 420 में से अब क्या 15 चढ़ रहा था, तो 420 में एक फुदकन कितने की? 15 मीटर सेंटीमीटर हो गया। तो 420 में हम 15 का भाग देंगे तो कितनी फुदकन हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी 28 फुदकन, इसलिए इसका आंसर ए है दोस्तों। अब इसमें कोई भी लॉजिक अलग नहीं लगाना, ये क्या है, एक प्रकार से समझदारी की बात है भाई। कैसे भाई कि लास्ट में जब चढ़ेगा तो वापस नहीं आएगा। 15 बार चढ़ रहा था, मतलब 30 चढ़ रहा था, 15 उतर रहा था, लेकिन जब लास्ट बार जाएगा ना तो वो 30 चढ़ जाएगा, 15 वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने 30 माइनस किया तो 420 आया, क्योंकि वो चढ़ गया पूरा। 420 में 15 का भाग इसलिए दिया क्योंकि बार बार वो 15 गिर रहा था, बार बार वो 15 ही चढ़ पा रहा था, इसलिए हम 15 चढ़वा रहे हैं ना। एक फुदकन की 15 सेंटीमीटर होगी, कितनी फुदकन होगी? 28, तो 28 फुदकन में चढ़ जाएगा, इसलिए आंसर आ गया इसका, ये आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आए होंगे। और देखो सीधी सी बात, एक बात बताऊँ मैं आपको, सी सेट में आपसे 2-4 क्वेश्चन बन नहीं रहे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो आप कोई बड़ा लोड मत लीजिए कि ये मुझे समझना है, बस सर ये कैसे समझना है, मुझे यही करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है, मुझे यही करना है, अरे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पूछ तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम अड़ गए यहाँ पे। क्योंकि अब जो क्वेश्चन दोस्तों, अब सीधी सी बात है, अब एग्जाम का टाइम कम रहा है, तो अब क्या हम नई से रिसर्च नहीं कर सकते। आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं, और उसके बाद भाई कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, भाई ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप उसी को रिपीट बार बार रिवीजन करो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपकी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में होता है उसमें क्वेश्चन मतलब डाल दीजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो उसको आराम से बता देंगे दोस्तों। तो यहाँ तक बना रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।